हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव का पार्ट 3। तो दोनों पार्ट जो इससे पहले कवर कराए थे ना, तो वो प्लेलिस्ट में से आप उसको देखना। उसमें ज्यादा से चैप्टर कवर हो चुका है, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है तो वो कवर करेंगे। ओके, तो पहले हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा था, उसके बाद में टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव देखे थे, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या फीचर्स हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझा था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझा था हमने जो कि यूएस में है ना। हमारे देश में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है ना। फिर यहाँ पर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो इंडिया में है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें समझी थी हमने, है ना। उनकी पावर्स के बारे में समझा था, डिस्क्रिशनरी पावर जो प्रेसिडेंट के पास में है, जो अपनी मर्जी से वो यूटिलाइज करते हैं, मतलब यूज करते हैं पावर को, है ना। तो वो सारी चीजें हमने समझी थी। और फिर जो प्रेसिडेंट का रोल देखा था कि वो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, है ना। और जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने समझा था, है ना। फिर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का सारा कामकाज जो है यही देखते हैं। तो इनके बारे में समझा था हमने, है ना। तो एग्जीक्यूटिव में हम ये सारी चीजें समझ चुके थे। अभी ना एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो कि है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिनको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं ना, कलेक्टर वगैरह, ये सारे लोग। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे डिसीजन तो ले लेते हैं, पर उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम ये सब करते हैं ब्यूरोक्रेसी में जो आते हैं। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ओके, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना। और मिनिस्टर्स जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो सबको इंक्लूड करके एग्जीक्यूटिव बनते हैं। तो वो ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहलाती है। तो इसमें ना डिफरेंस होता है, जो मिलिट्री सर्विस हो गई और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, तो इसको ना क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज कहते हैं। आईएएस सुना होगा ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाते हैं, है ना। टफेस्ट एग्जाम होता है ये। इसको क्लियर करके जो जाते हैं वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनते हैं और अपने देश को सर्व करते हैं, है ना। तो ट्रेन्ड और स्किल्ड ऑफिसर होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी होती है, अच्छे से इनको स्किल प्रोवाइड की जाती है, मतलब हर एक चीज से डील करने के लिए। और ये परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट के, है ना, क्योंकि परमानेंट है ये। इनके पास में टास्क होता है, इनको क्या काम करना होता है, ये मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज वगैरह और इम्प्लीमेंट भी करते हैं पॉलिसीज को, है ना। ये जो अच्छे अच्छे आइडियाज, जो ये आपको लगता है कि मिनिस्टर्स वगैरह के दिमाग से आता होगा, जो मतलब जो पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व होती है, ये सारा काम जो है ब्यूरोक्रेसी करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स करते हैं ये सारा काम। जो नई नई स्कीम्स वगैरह को बताना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बस एक आइडिया देती है, उसकी उनकी स्पीच तक तैयार करते हैं ये सारे लोग, है ना। जो इतनी अच्छी-अच्छी स्पीच देते हैं वो आपके सामने। ओके, तो मेजर काम जो है ना यही करते हैं जो ट्रेन्ड ऑफिसर्स होते हैं। डेमोक्रेसी में ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके पास में गवर्नमेंट का चार्ज होता है ना। जो इलेक्टेड होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, है ना, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। और सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना इनके कंट्रोल में होता है। और ये देख रेख करते हैं कि ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, यही लोग सारा काम करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है एंड लेजिस्लेचर है, तो ये ना कंट्रोल करते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी करते हैं कंट्रोल, और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर तो आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेजिस्लेचर कौन हो गए, लॉ मेकिंग वाले। सारे के सारे जो एमपी हो गए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर हो गए जो, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज हो गए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो है वॉयलेट नहीं कर सकते पॉलिसीज जो भी लेजिस्लेचर ने अडॉप्ट की है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का काम होता है कि उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें, है ना। उनका काम ये होता है, उनको यही करना होता है। वो वायलेशन नहीं कर सकते पॉलिसीज का। मतलब मिनिस्टर्स की बात, जो मिनिस्टर्स हो गए, नेता लोग हो गए, वो लोग उनकी बात माननी पड़ती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की कि पॉलिटिकल कंट्रोल करे एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। कंट्रोल भी तो रहना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट होके आए हैं ना, तो जनता ने उनको बिठाया है अपने सिर पे, है ना। चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर उनके ऊपर कई सारे जो करप्शन के चार्जेस हों, पर जनता ही चूज़ करती है ऐसे लोगों को। ये नहीं देखते कि कौन-सा किम कौन किसका जो बैकग्राउंड वगैरह कि वो कैसा इंसान है, सीधे वोट करने चले जाते हैं, बस वोट कर देते हैं। जबकि आज के टाइम पर तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है ऑनलाइन, है ना। तो इंडिया एस्टैब्लिश करती है प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी होती है इंडिया में, पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। इसी मशीनरी जो है ना, इस पे पॉलिटिकली अकाउंटेबल भी होती है ये,
तो मतलब कि इनको ना अपने जो पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं उनकी बात माननी पड़ती है, जो मिनिस्टर्स हो गए, एमएलएज़ हो गए, है ना, एमपीज़ हो गए। तो ब्यूरोक्रेसी ना इसको पॉलिटिकली न्यूट्रल भी मानती है। अब देखो आप सिविल सर्वेंट हो, आप एक ऑफिसर हो, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। पार्टी आए जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी और जाएगी, पर आपकी ऑफिस जो आपका जो काम है वो परमानेंट है ना? आपको तो अपनी जनता के लिए काम करना है, जो देश के लिए काम करना है ना? और देश जो पहले आता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बस मतलब ये जो है, ये तो आती-जाती रहेंगी, है ना? जैसे पहले इतनी जो कांग्रेस का रूल था, फिर बीजेपी का आ गया, अब नई-नई पार्टीज़ भी राइज़ हो रही हैं, है ना? तो कोएलिशन एरा भी चलता है। इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, कोई पॉलिटिकल पोज़ीशन नहीं ले सकती किसी पॉलिसी मैटर पे। मतलब इनको बायस्ड नहीं होना है किसी जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, है ना? कि किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना? तो इनको न्यूट्रल रहना पड़ता है, ठीक है? बीच का रहते हैं ये, तो किसी की तरफ नहीं जाते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल होता है कि पार्टी जो है डिफीट भी हो जाए इलेक्शन में, है ना? हार जाती है पॉलिटिकल पार्टी और नई गवर्नमेंट आ जाती है, वो नई पॉलिसीज़ लेकर के आती है, तो इनको इनके साथ में काम करना होता है, ठीक है? तो कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पॉलिसीज़ मतलब सॉरी पॉलिटिकल पार्टी काम करने आए, है ना? किसी का भी रूल हो, आपको तो अपना काम करना है, ठीक है? अपनी गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है और जो अपने देश के लिए काम करना है जनता के लिए, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की कि वो फेथफुली एंड एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करे, मतलब कि उनको ढंग से पार्टिसिपेट करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स बायस्ड नहीं होना है, ड्राफ्ट करने में पॉलिसीज़ को एंड इम्प्लीमेंटेशन करने में। तो मेन काम इनका इम्प्लीमेंटेशन का ही होता है पॉलिसीज़ का और ड्राफ्ट भी करते हैं ये सारी की सारी जो स्कीम है ना? तो वो सारी चीज़। इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना? लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये जो कलेक्टर कैसे बन जाते हैं, है ना? बाद में पता चलता है, हमें तो मतलब बाद में ही पता चला था, ठीक है? तो अभी हाँ, तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज़ आती हैं, जैसे कि स्टेट सर्विसेज़ भी होती हैं। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो ये लोग स्टेट के लिए काम करते हैं, ठीक है? सॉरी, स्टेट के जो सिविल सर्विसेज़ में आते हैं ना, तो ये लोग उनको चूज़ करते हैं दूसरी पोस्ट के लिए स्टेट के अंडर जो होती है। तो ये ना लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, ठीक है? ऑल इंडिया सर्विसेज़ वाले जो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है, एसपीएससी वाले जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। एम्प्लॉइज़ होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ्स होते हैं, ठीक है? जो कि पब्लिक सेक्टर पीएसयू को चलाते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि गवर्नमेंट की कंपनीज़ होती हैं ना, उनको पीएसयूज़ कहते हैं। तो ये सारे काम ये लोग करते हैं, है ना? तो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं। जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, वो जानते थे कि कितना इम्पोर्टेंट है नॉन पार्टीशन होना एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी का, है ना? क्योंकि पता चला कि अगर सिविल सर्वेंट ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करने लगा या फिर जो ये ब्यूरोक्रेसी है, बाइस्ड हो गई किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, तो कितना नुकसान होगा, है ना देश का? क्योंकि अब गवर्नमेंट तो आगे लेकर के चलनी है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रूल करे, है ना? तो नॉन पार्टीशन होना किसी के साथ भी मतलब इनका जो पार्टिशियल बिहेवियर ना करे ये लोग, है ना? और जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है, जो अपने काम को अलग रखे और अपनी जो आइडियोलॉजी वगैरह चीज़ें अलग रखें। तो ऐसे मेंबर्स चाहिए सिविल सर्विसेज़ के और ब्यूरोक्रेसी के जो इम्पार्शियली बिना किसी भेदभाव के, ठीक है? और जो मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट किए जाएँ, है ना? तो यूपीएससी का आप जानते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये मेरिट सिस्टम बना कर के रखती है अपने देश का। 4 वॉचडॉग होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का तो वॉचडॉग कहा गया है इनको, जो कि सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं जुडिशियल सिस्टम जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम सभी को न्याय मिले तो उसका काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो उसका कंडक्ट करवाते हैं कि देश में ढंग से इलेक्शन कंडक्ट हो पाए, ठीक है? और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं ये काम करते हैं कि मैरिज सिस्टम का कि एक मतलब अच्छे सिविल सर्वेंट्स लेकर के आए बिना किसी भेदभाव के। और फिर आते हैं कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये काम करते हैं पब्लिक पर्स को मेंटेन करने का। जो भी टैक्स के थ्रू मनी जाता है पार्लियामेंट में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें सारा का सारा पैसा जाता है। तो उसका देख रेख करते हैं कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो चार जो संविधान की देख रेख जो वॉचडॉग है जो कि हमारे ये 4 सिस्टम को मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो
तो यूपीएससी का काम होता है कि वो रिक्रूटमेंट करे, ठीक है? जो सिविल सर्वेंट्स का जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, तो उसके थ्रू जो सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है? तो मेंबर्स जो होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका फिक्स्ड टर्म होता है और ये बॉडीज़ भी इंडिपेंडेंट बनी रहे, इसके प्रोविज़न भी रखे गए हैं बहुत सारे। तो आप जब इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनका फिक्स्ड टर्म होता है एक। इनका रिमूव करना और जो सस्पेंड करना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं इंक्वायरी के थ्रू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह इंक्वायरी करते हैं इसकी, अगर इनके ऊपर कोई चार्जेस होते हैं, ठीक है? तो इनको रिमूव करना भी मुश्किल होता है। मतलब इनकी पोस्ट से इनको हटाना जो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? इनका जो टर्म भी फिक्स्ड होता है और ये दोबारा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब किसी ऑफ़िस में जाकर के काम नहीं करते, है ना? वरना ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फ़ेवर करने लगेंगे अगर ये गवर्नमेंट से इनको कुछ फ़ायदा होने लगा तो। इसलिए इनकी इतनी सारे प्रोविज़न रखे गए हैं, मतलब चीज़ें बनाई गई हैं ताकि ये जो है इंडिपेंडेंटली काम करें। तो एफिशिएंसी एंड मेरिट जो है नॉर्म्स है, मतलब ये रूल्स बनाए गए हैं रिक्रूटमेंट के कि आपको ऐसे लोगों को जो रिक्रूट करना है, उनको सिलेक्ट करना है जो कि एक इंडिपेंडेंट हो, है ना? एक अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाए उनको, फिर वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो और वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं, उनको भी पार्ट बन सके वो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का। मतलब ये किसी हर कोई इंसान जो है जिसकी एज जो है 21 हो जाती है ना, ग्रेजुएशन हो जाता है, तो ग्रेजुएशन के बाद है आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना? तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो ये कंडक्ट करवाते हैं ना, तो कोई भी इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इवन ये वुमेन्स के लिए फीस भी नहीं लेते हैं, जो लड़कियों से फीस भी नहीं लेते हैं ये, और ये बहुत ही कम फीस भी रखते हैं। और जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए और शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, तो इनके लिए रिज़र्वेशन भी रखा गया है। जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना, पर्सन विथ डिफरेंट एबिलिटी, तो उनके लिए तो अलग जो कट ऑफ जाता है, तो लोगों को सपोर्ट भी करते हैं ये, है ना? तो रिजर्वेशन भी दिया जाता है वुमेन के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो इन सारे सेक्शन सबको इंक्लूड करके लेकर के चलते हैं ये, ठीक है? बहुत सारे लोग सिलेक्शन होता है, अपनी काबिलियत के बेसिस पे आप सिलेक्शन ले सकते हो इसमें, है ना? यूपीएससी में। कई लोग तो मतलब बहुत पहले से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है सर्विसेज में जाने का, है ना? तो ये जो प्रोविजंस है इंश्योर करते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो हो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हो, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब हर एक सेक्शन जो सोसाइटी का है इसमें रिप्रेजेंटेशन हो उनका, ठीक है? सिलेक्शन हो, सोशल इनइक्वालिटीज़ को खत्म करने की बात करते हैं, ठीक है? और सोशल इनइक्वालिटीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए रिक्रूटमेंट के टाइम पर, है ना? तो हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलता है, वो अपनी काबिलियत के बेसिस पे आप सिलेक्शन ले सकते हो, है ना? एग्ज़ाम दे करके, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन है सिविल सर्विसेज़ का, आप देखो यहाँ पर, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज़ में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ आती है, इंडियन पुलिस सर्विसेज़ आती है, आईपीएस और आईएएस, है ना? और सेंट्रल सर्विसेज़ में जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज़ आती हैं, जो कि आईएफएस होते हैं ना, जो कि दूसरे देश में जाकर के एम्बेसी में रहते हैं। एम्बेसी हमारे देश का ही पार्ट होती है, दूसरे देश के साथ में जो रिलेशन बनाते हैं ना, तो वहाँ पर एक एम्बेसी खोली जाती है, ठीक है? वो इंडिया का ही पार्ट होगी अगर दूसरे देश में है, वहाँ पर जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये जो सॉरी, जो फॉरेन सर्विसेज़ के ऑफिसर्स रहते हैं। इंडियन कस्टम सर्विसेज़ होती है, जो कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है ना कुछ और एक्सपोर्ट होता है। जो भी सामान बाहर जाता है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और इम्पोर्ट जो भी हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं तो उसपे टैक्स वगैरह लगता है, ठीक है? तो वो सारा काम ये देखते हैं। स्टेट सर्विसेज़ में जो प्रोविंशियल सर्विसेज़ होती है ना, तो जैसे कि हर स्टेट ना अपना कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि यूपी का यूपीपीएससी होता है, ठीक है? एमपीपीएससी होता है, तो हर एक जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऐसे हर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं जो कि अपने स्टेट में कंडक्ट करवाते हैं। तो इससे ना जैसे कि आईएएस के नीचे फिर कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होते हैं, तो वो इसके थ्रू चूज़ होते हैं, है ना? और जैसे कि डीएसपी हो गए, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू भी कई सारे जो ये चूज़ किए जाते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव
जो मशीनरी का पार्ट होते हैं। तो पर्सन्स जो भी सिलेक्ट किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं और इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाते हैं, जो कि बैकबोन है हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट। तो सबसे ऊपर यही आते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर आप जानते होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आपने सुना होगा, है ना। कई लोग बोलते हैं ना कलेक्टर थोड़ी बनना है, कलेक्टर बनना है इसको तो, है ना, तो सुना होगा आपने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के, मतलब आप सोच रहे हो आपके एक साइन से कितनी बड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर ये साइन कर दे ना और ऑर्डर कर दे कि सारे स्कूल में छुट्टी रहेगी, तो पूरे स्कूल्स में छुट्टी हो जाती है। तो हर एक चीज को मैनेज करना इनके साइन में इतनी पावर हो जाती है। तो एक ऑफिस है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका रोल होता है। तो आप जानते हैं कि कलेक्टर जो है वो आईएएस ऑफिसर ही होता है ना। आईएएस ऑफिसर आपने सुना होगा, तो कलेक्टर ही आईएएस ऑफिसर होता है। एंड ऑफिसर ये जो होते हैं ना, ये पब्लिक सर्विस कंडीशन जो होती है, जो भी कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ना, उसके तहत ये आते हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी जो सर्विसेज है किस तरीके से होगी, कितना टाइम पीरियड होगा, कितनी सैलरी होगी, कितनी इनको जो चीजें मिलेंगी, है ना। मतलब कई सारी इनको सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये काम पर फोकस कर सके, है ना। कई सारे बेनिफिट मिलते हैं इनको, जो मतलब इनकी फैमिली के लिए, ताकि ये जो है अपने काम पर फोकस कर सके, है ना। तो एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो होता है, इनको असाइन करते हैं पर्टिकुलर स्टेट में, जाते हैं ये स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जो हेड होते हैं ना, जो कलेक्टर होते हैं वो बनते हैं ये, ठीक है। और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो ये वर्क करते हैं सुपरविजन में स्टेट के तहत, ठीक है। इनकी सर्विस कंडीशन वगैरह सब कुछ डिटरमाइन करते बताते हैं कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पर ये लोग काम करते हैं स्टेट के अंदर, है ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो स्टेट के अंदर ही आता है। पर जो आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रिक्रूटमेंट इनका कैसे होता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, है ना। तो इसके थ्रू इनको चूज़ किया जाता है। तो आईएएस और आईपीएस जो होगा ये रिक्रूट किए जाते हैं, और ये लोग काम जाते हैं, फिर काम करते हैं। जब ये स्टेट में सर्व कर लेते हैं ना, तो ये दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जा सकते हैं। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती हैं। आप समझे? जैसे कि देखो, आईएएस, आईपीएस जो ऑफिसर्स हो गए, ठीक है? तो इनकी जो सर्विसेज़ वगैरह है सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, मतलब बताती है कि इनकी सर्विस कंडीशन कैसी होगी, ठीक है? इनके खिलाफ जो अगर इन्होंने कुछ गलत काम किया है ना, तो इनके खिलाफ जो एक्शन वगैरह सब लिया जाता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है, ठीक है? और जो इनको काम कहाँ करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करना पड़ता है। ठीक है? और जब इनका जो टाइम पीरियड अगर इनको लगता है, तो ये दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाकर के काम कर सकते हैं, है ना? तो ये भी होता है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन कि वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो गलत चीज़ है, ठीक है? ऑफ़िसर होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर अपनी पावर का जो गलत इस्तेमाल करना, ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना, ऐसा ना करें वो। अगर ऐसा करते हैं, तो उनके खिलाफ जो एक्शन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 311, ठीक है? तो ये इस आर्टिकल के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई एम्प्लॉयी जो है ना किसी देश के खिलाफ कुछ करता है, या फिर जो सोसाइटी में दंगे भड़काता है, या फिर कोई भी जो ऐसा काम करता है जो कि सही नहीं है, तो उसके तहत ये सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर को। ओके, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकते हैं ये 311 के तहत, है ना। तो यह भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो मैंने सोचा बता देती हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि जो की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं ना स्टेट के, वो सुपरविजन उनके ऊपर रहता है और कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं स्टेट में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि कलेक्टर हो गए, जो आईपीएस हो गए, तो वो सारे जो है ना, उनका जो मेन कंट्रोल उनके जो होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता है, ठीक है। उनको सुपरविज़न भी, मतलब उनका सारा का सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आईएएस और आईपीएस को छोड़ कर के ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट लुक्ड आफ्टर बाय द ऑफिसर्स, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर के आते हैं। जैसे कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स तो हो गए, ठीक है। तो ये वाले सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करती है, ठीक है, जो हाई लेवल पे एकदम ब्यूरोक्रेसी होती है। जैसे कि कलेक्टर के नीचे डेप्यूटी कलेक्टर भी तो होते हैं, तो वो जो होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू
जो सिलेक्ट होकर के आते हैं। इनके बारे में हम फेडरलिज्म वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है? फेडरलिज्म का मीनिंग वगैरह सब कुछ समझेंगे। तो फ्यूचर जो है ब्यूरोक्रेसी का ये कंट्रोल करता जो ये ना स्ट्रेंथन करता है और मजबूत करता है, जो कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब देखो स्टेट को अगर ज़्यादा फ्रीडम देने लगेंगे ना, तो पता चला स्टेट तो पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं फिर तो। पता चला देश से अलग होने की बात करने लगे, भड़काऊ भाषण दे रहे, ज़माने भर की चीज़ें कर इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाया हमारे जो संविधान बनाने वालों ने, ताकि हमारा देश यूनाइट रहे, ठीक है? थोड़ी स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये इनकी पावर और मजबूत होती है जब ये कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह आईपीएस होते हैं ना और आईएएस, तो वो सारे इनके कंट्रोल में रहते हैं, है ना? तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वेलफेयर पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की जनता के पास में पहुंच पाती हैं। ब्यूरोक्रेसी ही है जो कि ये सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। अब इतनी सारी स्कीम होती है ना? तो सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना ये सारा काम जो है ये लोग देखते हैं, है ना? बट ऐसा देखा जाता है कि पावरफुल पीपल जो है ना मतलब ये इनके पास में ज़्यादा पावर होती है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, तो लोग इनसे डरते भी हैं, है ना? कि गवर्नमेंट ऑफिसर को जैसे कि नहीं पुलिस को देख के ही लोग भाग जाते हैं, पता है? क्योंकि पुलिस की इमेज ही ऐसी बनी हुई है कि वो करप्ट होते हैं, वो फालतू में चालान काट देते हैं, है ना? या फिर परेशान करते हैं लोगों को, ठीक है? तो लोग उनसे डरते हैं। तो वैसे ये जो है मतलब कंपैरिज़न थोड़ा अलग हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स जो हैं, उनसे थोड़ा डरते हैं क्योंकि ये पावरफुल है ना? तो उनसे डरते हैं कि उनको अप्रोच कैसे पर जो आज के टाइम पर जो सिलेक्शन हो रहे हैं ना लोगों के, वो थोड़े और मतलब जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से आप जनता से कनेक्ट हो सकते हो, उनकी बात सुनो, है ना? तो कई सारी चीज़ें होती हैं। कॉमन एक्सपीरियंस रहता है पीपल का जो ब्यूरोक्रेसी में है तो वो इनसेंसिटिव रहते हैं डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन मतलब कि अपनी पावर का इतना चस्का चढ़ जाता है इनको ठीक है इतने ज्यादा मंद बुद्धि मतलब सॉरी मतलब दिमाग में पावर इतनी चढ़ जाती है इनके जो कि ये लोग भूल जाते हैं कि ये काम किस लिए ये पब्लिक सर्विसेज सॉरी सिविल सर्वेंट्स है ना जनता के लिए काम करना है इनको तो ये भूल जाते हैं और इनसेंसिटिव हो जाते हैं है ना जो डिमांड्स एक्सपेक्टेशन है ऑर्डिनरी सिटीजन की तो ये भूल जाते हैं कि वो भी यहीं से निकल कर आए हैं है ना जैसे कि नेता नहीं भूल जाते हैं पावर मिलने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं तो होता है ऐसा भी ठीक है तो ओनली कई सारे करप्शन के केसेस भी होते हैं है ना आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा तो ओनली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है ब्यूरोक्रेसी को तो इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली हैंडल कर सकती है ना किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है पर जो रियल में तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही अपनी अपने ही पावर में गुम हो जाते हैं वो लोग भूल ही जाते हैं जनता को तो ऐसा बोला गया है कि गवर्नमेंट जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है ना तो फिर इनको इनको जो है ब्यूरोक्रेसी को ढंग से इफेक्टिवली ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाते हैं जो ये नहीं इनसेंसिटिव हो जाते हैं ब्यूरोक्रेसी अगर कुछ गड़बड़ कर रही है ना तो उन सबको तो ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर कोई सिविल सर्वेंट ऑफिसर है सिविल सर्विसेज तो वो ढंग से अगर काम करना चाहता है ना तो ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले करप्शन करवाते हैं ठीक है जबरदस्ती अगर नहीं करवाओ तो फिर इनका प्रेशर झेलो अगर ये लोग चाहें कि बिना करप्शन के एक अच्छा ब्रिज बन रहा है तो उसको बन जाने दें, पर ये नेता लोग अपना शेयर ढूँढने लगते हैं उसमें, है ना? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी खराब कर देता है ब्यूरोक्रेसी को। तो ये क्या बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी इंस्ट्रूमेंट हो जाती है, ठीक है? खिलौना बन जाती है पॉलिटिशियन का। पॉलिटिशियन इनको नचवाते रहते हैं इधर-उधर, है ना? और अपना करप्शन के लिए और पैसे के लिए जो भी स्कीम के लिए बहुत पैसा दिया जाता है, इतना पैसा दिया जाता है ना, करोड़ों में 2000 3000 करोड़ आ रहे हैं, ठीक है? डेवलपमेंट के लिए, पता नहीं कहाँ जाता है। दिखता तो है नहीं लोकल लेवल पे, कहाँ जाता है ये पैसा? और अभी बिहार में देखने को मिला है ना फ्लड आई तो 15 कितने ब्रिज कोलैप्स हो गए। कहाँ जाता है ये पैसा? इतना खराब मटेरियल यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं क्या? कैसे इंजीनियर हैं? मतलब समझ में ही नहीं आता है ये सब। सारा का सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है, ब्लैकमेल बन जाता है, ठीक है? और फिर जब इलेक्शन होते हैं ना तब देखो कैसे लुटाते हैं वो लोग पैसा। हुँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है एक इंडिपेंडेंट मशीनरी रिक्रूटमेंट करने के लिए, है ना? जो कि यूपीएससी है ना? तो वो रिक्रूटमेंट करती है इन सब का सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम देते हैं, फिर सिलेक्शन होता है ना? फिर सेलिब्रेशन होता है, फिर पावर में गुम हो जाते हैं।
होता है कभी-कभी। तो मैनी पीपल कई लोगों को लगता है कि कोई प्रोविज़न ही नहीं है प्रोटेक्ट करने को सिविल सर्विसेज़ जो हैं, सिविल सर्वेंट्स को है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। क्योंकि ना अगर कोई अच्छा काम भी करना चाहे ना तो कई सारे लोग आ जाते हैं उनको परेशान करने के लिए। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती है ना, नेता ये तो सबसे ज़्यादा। है ना? तो सिविल सर्वेंट्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं है, है ना? कुछ है ही नहीं कि वो अपनी ड्यूटीज़ को ढंग से परफ़ॉर्म कर पाएँ बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। तो ऐसा भी लगता है कि कुछ प्रोविज़न की ज़रूरत है एंड दूसरे प्रोविज़न भी नहीं है, है ना? ठीक है, मतलब इतने प्रोविज़न नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी की जो सिटीज़न के प्रति। मतलब अगर ये पता अकाउंटेबिलिटी प्लस जो पनिशमेंट भी होनी चाहिए। अगर कुछ कांड होता है ना जैसे कि जैसे कुछ अगर जैसे स्कूल की अभी दीवार गिर गई थी, सुना था पेपर में पढ़ा था, है ना? तो कितने सारे बच्चों की जान चली गई थी मध्य प्रदेश में। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पर समन करना चाहिए, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्यों नहीं बनवाई, है ना? फिर उनको पनिशमेंट भी देनी चाहिए। अपने यहाँ क्या ठीक है, ये सारे फिर भूल जाते हैं लोग ये सारी चीज़ों को। हर साल फ्लड आती है, ठीक है? हर साल बाढ़ आती है, पर करना कुछ नहीं है, ठीक है? हर साल बातें करेंगे, कंपनसेशन अनाउंस कर देंगे और फिर दूसरे साल फिर आ जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ें ना चलती रह रही है, बस कुछ काम नहीं करना है इन लोगों को, ठीक है? सॉल्यूशन नहीं निकालना है चीज़ों का। जापान में देखो उनको पता है कि अर्थक्वेक आना है, उनको पता है कि सुनामी आनी है, तो वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं कि इतना हेवी अर्थक्वेक आने के बाद भी मतलब 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का अर्थक्वेक आने के बाद भी वो लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं और जल्दी से अपना रिकवर कर लेते हैं। ठीक है? तो ऐसी प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए जब हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन होनी है हमारे देश में तो। पर यहाँ पर क्या बात की गई कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इनकी, है ना? कि रिस्पॉन्सिबल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इनकी, अगर इनसे कुछ गलती होती है तो उनका फिर पनिशमेंट भी मिले इनको, ठीक है? और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए इनकी ड्यूटीज़ में, मतलब ये ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं कर पाते अगर कोई अच्छा इंसान है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होता है, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको पता है 2005 में आया था। इसके तहत आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो गवर्नमेंट से, है ना? तो ये ना ब्यूरोक्रेसी को लिटिल मोर रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल बनाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की वजह से, क्योंकि लोग यहाँ पर आरटीआई फाइल कर देते हैं पता करने के लिए चल क्या रहा है। जैसे कि पीएम केयर फंड आया था तो लोगों ने पूछा कि कितना पैसा आया है, ये सारी चीजें है ना इसमें, जब कोविड के टाइम पर नहीं फंड बनाया गया था लोगों को सपोर्ट करने के लिए, तो इसमें कितना पैसा आया तो आरटीआई में फाइल किया गया, बताया ही नहीं गवर्नमेंट ने कितना पैसा आया। तो कई सारी चीजें होती है, ठीक है? इसमें फॉर्म का जो इसमें फ़ाइल किया जाता है, जो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फिर ये रिस्पॉन्स करते हैं और देते हैं, है ना? तो हमने अब परमानेंट एग्ज़ीक्यूटिव के बारे में भी समझ लिया जो कि ब्यूरोक्रेसी थी। अभी कन्क्लूज़न देते हैं देखते हैं। तो मॉडर्न एग्ज़ीक्यूटिव जो होते हैं वो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, है ना? आज के टाइम पर चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि अब फ़ोन है, लोग तुरंत वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, है ना? करप्शन वग़ैरह कोई कर रहा है तो वो पकड़ जाता है ना? तो एक्टिव सिटीज़न हो रहे हैं। पर बर्बाद भी कर रहा है फ़ोन, रील्स ही देखते रहते हैं लोग, शॉर्ट्स ही देखते रहते हैं ना। तो मॉडर्न एग्ज़ीक्यूटिव जो है वो पावरफुल है और पावरफुल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का। एग्ज़ीक्यूटिव एन्जॉय करते हैं, इनके पास में अच्छी खासी पावर रहती है दूसरे ऑर्गन्स के कंपेयर्ड में। तो ये ना जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा नीड है कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो एग्ज़ीक्यूटिव में, क्योंकि एग्ज़ीक्यूटिव के पास में बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है? तो इनके ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो जो हमारे संविधान बनाने वाले थे वो बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि के थे, मतलब दूर का देख लेते थे। वो सोच लेते थे अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो फिर कैसे डील करेगा हमारा देश, क्योंकि वो इतने सारे मतलब ये सब झेल के आए थे वो अंग्रेज़ों की हरकतें, तो उनको लग रहा था कि नेता भी तो आगे चल कर के करप्ट हो सकते हैं, है ना? हो सकता है कि ये भी जनता के ऊपर ज़ुल्म ढाने लगे। तो एग्ज़ीक्यूटिव जो है ना उनको रेगुलर सुपरविज़न एंड कंट्रोल के अंदर रखा, ठीक है? तो पार्लियामेंट ना कंट्रोल करती है इनके ऊपर, अभी आप पढ़ोगे आगे लेजिस्लेचर के चैप्टर में भी कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जो है ना, पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव सॉरी पाल जो लेजिस्लेचर है इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को चूज किया जाता है, इसलिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को चूज किया जाता है, ठीक है? तो पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, ठीक है? तो अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती ना तो इनको इलेक्शन में वोट भी नहीं मिलते हैं, है ना?
लोग जब परेशान हो जाते हैं ना फिर वोट नहीं करते, तो पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लगाई गई है एक्सरसाइज ऑफ पावर में। गवर्नमेंट अपने दायरे में रह कर के काम करती है, ठीक है? अगर वो दायरे से बाहर जाकर काम करती है ना, फिर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। फिर वो बताते हैं उनको कि अपनी लिमिट में रहकर काम करो, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में। ठीक है? और जनता को परेशान नहीं कर सकते। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, उसमें एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्गन जो है अनरिस्पॉन्सिव हो ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि डेमोक्रेसी है, भई जनता को आजकल तो प्रेस में आप बोलोगे कि जो टीवी चैनल है ना, जो मीडिया वाले हैं, वो ढंग का काम नहीं कर रहे जितना यूट्यूब वाले इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, है ना? अच्छा खासा एक्सप्लेन कर देते हैं टॉपिक को। पर ये जो टीवी वाले हैं, ये टीआरपी के चक्कर में कुछ का कुछ बताते फिरते हैं, है ना? मतलब इंसान टीवी देखे तो कॉमेडी बन गई है आजकल। डिबेट भी ऐसे आते हैं कि क्या ही बोले, है ना? तो देखें तो यहाँ पर 3 चीज़ें बोली गई हैं। पीरियोडिक इलेक्शन, ठीक है, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, जो हमारा संविधान लिमिट लगाता है इनके ऊपर, इनकी पावर्स को एक्सरसाइज़ करने में। एंड डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स में ये लोग वो चीज़ें बोली हैं इसको। हाँ, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ना ये जो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्गन है ना, वो अनरिस्पॉन्सिव हो ही नहीं सकते। वो रिस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति, उनको जनता के लिए काम करना है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है ना? तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।